नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज उत्तराखंड विधानसभा में एक बहुत बड़ा मामला उठाया जा रहा है और इसके बारे में मैं कुछ डिटेल आपके बीच में लेके आया हूं ताकि आपको पता चले कि वास्तव में ये मामला ये उत्तराखंड का ही मामला नहीं है, ये पूरे भारत देश का, भारतवर्ष का मामला है। तो इस मामले की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करना। देखो, आज 30 साल पुरानी बात पे मैं जाता हूँ और ये जो मामला है ये है सरला मुदगल मामला। 1995 की बात है और इसमें जो है, इस केस में जितेंद्र और मीना नाम के दो कपल्स रहते हैं, पति पत्नी है। दोनों के 3 बच्चे हैं, 10 साल पुरानी उनकी शादी हो चुकी है। उसके बाद जो जितेंद्र है उसको सुनीता नाम की लड़की से प्यार होता है और जितेंद्र और सुनीता आपस में शादी करना चाहती है, लेकिन हिंदुओं में ऐसा होता है कि दो विवाह एक के बाद दूसरी शादी वो असंवैधानिक है। अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो पहली पत्नी को क्या देना पड़ेगा? तलाक। ठीक है, तो दोनों ने क्या किया, इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम में आपको पता होगा कि इस्लाम में एक से ज्यादा शादियां लीगल है। अब ऐसा अपने देश में ही नहीं, बाकी और जगह भी होता है, देखो। लेकिन यहाँ एक बात आपको समझ में आई होगी कि सबके लिए कानून सेम नहीं है, एक तरह से बोला जाए तो। 2 वर्ष बाद जितेंद्र को लगा कि हमारी जो पिछली लाइफ थी वो अच्छी थी, कई गुना बढ़िया थी। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, वापिस से जितेंद्र अपनी पत्नी मीना के पास चला जाता है और फातिमा, जिसका नाम सुनीता है, उसको अलग कर देता है। तो यहाँ आपको एक चीज समझ में आई होगी कि इस्लाम कबूल किया पहले उसने, फिर वापिस हिंदू धर्म कबूल किया, तो ऐसा कुछ आपके सामने आया। फिर उसके बाद में जो है, इससे बड़ा एक मामला मैं आपके सामने लाता हूँ और वो है निकाह हलाला। अब देखो, ये निकाह हलाला क्या होता है ये हम समझेंगे, लेकिन उस जब 3 तलाक बैन हुआ था उससे पहले ये निकाह हलाला के कई मामले आपके सामने आए होंगे। आपने देखा होगा, अखबारों के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से पढ़ा होगा। देखो, यहाँ पे जो है निकाह हलाला का एकमात्र मतलब मुझे समझ में आया वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई ए पुरुष है और उसका निकाह हुआ है बी महिला से, दोनों ही मुस्लिम जो है कैटेगरी में आती है, ये मैं आपको साफ कर देता हूँ। उसके बाद दोनों को जैसे लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद उनको लगा कि लड़ाई हुई और गुस्से गुस्से में जो पुरुष जो है ए, उसने बोल दिया कि तलाक तलाक तलाक, यानी कि दोनों का तलाक हो चुका है और उसने काजी से जो है इसका अप्रूवल भी ले लिया। अब दोनों के 2 बच्चे हैं। कहीं दिनों बाद उनको समझ में आया, जब गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने सोचा कि यार हमने जो है गलत कर दिया है, हमें तलाक नहीं लेना चाहिए था, अपने बच्चों के बारे में हम लोगों ने नहीं सोचा। लेकिन अब इन दोनों की शादी की प्रक्रिया जब सामने आई तो इसमें काजी साहब ने कहा और उन्होंने निकाह हलाला की बात कही और उन्होंने कहा कि देखो, बात ऐसी है भाई कि अगर इसको वापस से एक के साथ शादी करनी है तो इसे किसी सी कैटेगरी वाले या किसी और अन्य सी पुरुष के साथ शादी करनी होगी। चलो, शादी तक तो ठीक है, शादी के अलावा उन्होंने बताया कि बतौर पति पत्नी उनको रहना होगा, साथ में उन्हें शारीरिक संबंध भी बनाने होंगे। तो ये एक तरह से आपको आपको समझ में आया होगा कि जो वो महिला बी है उसकी मानविक और पूरी तरह से उनके अधिकारों का हनन है, ये आपको समझ में यहाँ तक आया होगा। अब देखो, रीमैरिज की इच्छा महिला की हुई, उसके बाद जो है हलाला आपको समझ में आया। अब देखो, यहाँ मेन और एक और बात आपको समझनी चाहिए कि ये जो 3 तलाक वाला मुद्दा था उससे पहले कहीं मौलवियों ने क्या किया कि इस रीमैरिज के नाम पे कहीं पैसे ऐंठे, जिसमें लाखों रुपए की जो है नकदी भी सामने आती है। अब देखो, उसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि जितने भी मौलवी और काजी थे उन्होंने ये हवाला दिया कि ये जो कानून है ये हमारे अल्लाह ताला ने बनाया है और ये कानून जो है सबसे ऊपर है, किसी संविधान के अंतर्गत नहीं आता है। ये कानून हमारे अपने अधिकार है और ये भगवान की मर्जी भी उन्होंने बताई। अब देखो, किसी महिला के अधिकारों का हनन होना भगवान की मर्जी कैसे हो सकती है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको कोई मैं ज्यादा
हाईलाइट नहीं करना चाहूँगा। अब उसके बाद यूसीसी का कानून जो है वो लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपके ऊपर मैं थोप रहा हूँ, मतलब आपके ऊपर जो है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। अब आप इसका जो है अपने आप इसका मतलब निकालने की कोशिश करें। और इसके तहत गवर्नमेंट ने कहीं जो है रिव्यू मांगे हैं, लगभग 46-47 हज़ार उनके पास रिव्यू आए भी हैं, ये भी आप ध्यान रखो। शादी के बाद अब देखो एक फॉल्ट आता है कानून में, यहाँ पे क्या होता है, सिविल जो मैटर्स है उसमें 3 प्रकार की कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी आती है फैमिली, दूसरी आती है प्रॉपर्टी और तीसरी आती है कॉन्ट्रैक्ट। जो फैमिली है उसमें आपके जितने भी आपके फैमिली से रिलेटेड मैटर है वो सामने आ जाते हैं। प्रॉपर्टी में वही जो आपके जितने भी प्रॉपर्टी वगैरह के जो मामले हैं वो आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी को एम्प्लॉय वगैरह रखो या फिर किसी का जो है किराएदार रहो या फिर कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट वाले मैटर में तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ दिक्कत है फैमिली वाले मैटर में। यहाँ यूसीसी की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यह यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, समान या फिर सेम फैमिली मैटर्स कंबाइंड लॉ। और ये सेम फैमिली मैटर्स मतलब कि सभी के लिए समान लॉ या नियम होने चाहिए, ये है। यहाँ पे जो है संविधान के फोर्थ पार्ट में एक बात लिखी हुई है, फोर्थ पार्ट में आपके डीपीएसपी है, और उसमें एक पार्ट आर्टिकल 44 में बात लिखी हुई है कि राष्ट्र को अपने नागरिकों को ऐसे कानून मुहैया कराने चाहिए जिसमें किसी धर्म, लिंग और लैंगिक झुकाव की परवाह न की जाए, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए आपके यहाँ पे जो है इसीलिए ये चीज ये सुझाव मांगे गए और उसमें कई लोगों ने सुझाव भी दिए। चलो आगे बात करते हैं। साहबानो का केस आपके सामने आपने पहले पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ। मध्य प्रदेश के इंदौर में महमूद अहमद खान नाम का एक वकील है, उसकी वाइफ है साहबानो, दोनों अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन 1932 में इनकी शादी हुई, 16 साल की साहबानो थी, इनके 5 बच्चे हुए। उसके बाद अहमद शाह ने दूसरी शादी की। तीनों ही जो है मतलब पति पत्नी और वो तीनों ही साथ में रहने लगे। और कुछ दिन हुए गुजरे, साल बीते, उसके बाद में 65 वर्ष के लगभग आयु की साहबानो हुई। उसके बाद में अहमद खान ने बोला भाई अपने ब्योरे बिस्तर को बांध ले और यहाँ से निकल, मैं तुझे 200 रुपये मेंटेनेंस के नाते दूंगा और उसको तुझे स्वीकार करना पड़ेगा। साहब उन्होंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, अब देखो बुढ़ापे में तो पैसा ही सहारा। चलो उसके बाद 3-4 महीने तक तो अहमद खान ने पैसे दिए, उसके बाद पैसे देना बंद कर दिया, तो साहबानों ने केस कर दिया हाई कोर्ट में। और यहाँ जो साहबानों के वकील थे उन्होंने सीआरपीसी 125 के तहत केस किया। और सीआरपीसी जो है ये क्या कहता है, सीआरपीसी 125 कानून की धारा ये क्या कहती है कि कोई भी आदमी अगर वो फाइनेंशियल रूप से जो है वो परिपक्व है, मैच्योर है, वह उसकी पत्नी अगर कमाती नहीं है, दोनों अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, तो पति को जो है वो मेंटेनेंस के रूप में पत्नी को पैसे देने होंगे। तो ये उसमें कहा गया। तो यहाँ अहमद साहब भी एक अहमद खान जो था वो भी एक बड़ा वकील था, उसको ये सब पता था। तो उसने क्या किया कि साहबानों को तलाक 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 बोल के क्या कर दिया, भाई तू जा, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो भाई यहाँ पे मैं आ गया हूँ इस्लामिक कैटेगरी के अंदर और ये हमारा शरीयत का कानून है और इस कानून के अनुसार आप किसी भी मुसलमान की जो है वो बीच के मामले में जो सरकार वो है वो दखल नहीं दे सकती है। बोरियत मत होइए, पूरी पूरी देखिए, अच्छी कहानी है, आप समझने योग्य कहानी है। देखो यहाँ पे शरीयत 1937 का कानून जो है उसका बहाने दिया और सभी मुसलमान भाइयों को अपने पक्ष में लेने की कोशिश की। और उस टाइम की जैसी कंडीशन थी उसमें मुसलमान भाई उनके साथ भी आए। अब यहाँ हाई कोर्ट ने जो है वो सीआरपीसी के तहत आपके साहबानों को जो है वो विजेता घोषित कर दिया और 25 रुपए महीना कोई उस टाइम की बड़ी रकम, 25 रुपए मान सकते हैं हम लोग। तो 25 रुपए महीना जो है वो अहमद खान प्रति माह देगा, किसको, आपकी साहबानों को। अब उसके बाद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया अहमद खान और उन्होंने कहा कि देखो ये हाई कोर्ट ने जो है वो मामला जो है वो बढ़ा दिया है और इन्होंने ये गलत डिसीजन दिया है। लेकिन वहां भी 179 रुपए पर मंथ और 10,000 रुपए जितने आपने चक्कर कटाए साहबानों के, वो पैसे देने की जो है बात
सुप्रीम कोर्ट ने कही। उसके बाद सभी मुसलमानों ने जो है वो इसके खिलाफ जो है वो आंदोलन शुरू किया। अब उसी टाइम में गरमा-गरम बात हुई थी इंदिरा गांधी की हत्या सिख भाइयों के लिए। अब वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा मैटर हुआ था, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मेन मैटर ये है कि यहाँ आपके जो सिख भाई है, वो भी सरकार से दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे थे, इंदिरा गांधी वाले मामले की वजह से। और साथ ही आपके ये जो आपके कानून आया था या फिर ये जो डिसीजन आया था, इस डिसीजन के खिलाफ मुसलमान भी धरने पे बैठे थे। अब यहाँ हुआ क्या कि राजीव गांधी उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और उन प्रधानमंत्री साहब ने क्या किया कि यार ऐसे तो सरकार अपने हाथ से चली जाएगी, हमको वोट भी लेने हैं। तो उन्होंने वोट के चक्कर में उन्होंने जो है इस कानून को ही रद्द करवा दिया। इसकी पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है लगभग। अब यहाँ एक छोटा-सा फ़ॉल्ट भी उन्होंने छोड़ा था, ठीक है? अब यहाँ एक और आगे बात ये आती है कि जब इंडिया में रहने वाले, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि भारतवासी सब एक है, सभी समस्त भारतीय मेरे भाई-बहन हैं, तो यहाँ सभी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए अलग-अलग कानून क्यों? अभी-अभी राजस्थान में आपने देखा कि हिजाब की भी कई घटनाएँ आपके सामने आई, जिसमें हालाँकि मुझे पर्सनल ओपिनियन देने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग अपने-अपने नज़रिए से इसको समझो कि यूसीसी जो है वो लागू होना चाहिए या नहीं लग होना चाहिए, ये मुझे कमेंट करके बताना। ये कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम-राम।